हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 60 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 61 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 60 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 61 है। देखिए, ये पाठ्यक्रम स्कीम है। 120 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर है वो ये रहने वाला है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, पहला प्रश्न, देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है? बताइए कौन सा क्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 8वां क्रम है दोस्तों। 8वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, डबोक हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? बताइए, डबोक हवाई अड्डा है वो दोस्तों कहां पर है? तो ये उदयपुर में है दोस्तों, ये डबोक हवाई अड्डा। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 नंबर का प्रश्न है, रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों कौन से जिले में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है दोस्तों धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर में है ये। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? बताइए कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण है नहीं है? देखिए, कठोर मौसमी परिस्थितियां ये कारण है, बढ़ती आबादी भी कारण है, वनोन्मूलन भी कारण है, अम्लीय भूमि का प्रयोग करना ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। देखिए, इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। गलत हो जाएगा दोस्तों, इस झील की जो नींव है वो अरुणराज के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, तो ये अपना पहला कथन गलत हो जाएगा। आगे देखिए, 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु इसे बनवाया था। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के लिए दोस्तों यानी कि रानी के स्नान के लिए सिलीसेट झील का निर्माण करवाया था। ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, आना सागर झील के बारे में प्रश्न पूछा गया है तो दूसरा नंबर का भी कथन गलत हो जाएगा। आगे देखिए, राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने इसे बनवाया था। तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। पिछोला झील बनवाई थी दोस्तों। आगे देखिए, पृथ्वीराज चौहान के दादा अरुणराज ने इसका निर्माण करवाया था। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये एक ही कथन सत्य है इसमें। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, बीकानेर जिला से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम है। बीकानेर जिला से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है कोई नदी नहीं। कोई नदी नहीं है दोस्तों बीकानेर और चूरू में। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ये राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, अरावली के संदर्भ में निम्नलिखित में से या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वह सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। दोस्तों यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं और अपने को कूट भाषा में बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। दोस्तों देखिए, यह एक एक प्रमुख जल विभाजक है। यह एक प्रमुख जल विभाजक है। कौन? अरावली। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम यहीं से होता है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। जरूरी नहीं है, ठीक है, कि समस्त नदियों का उद्गम है वो अरावली से ही होता है, क्योंकि कई नदियां हैं वो मैदानी भागों से भी निकलती है। आगे देखिए, राजस्थान में वर्षा का वितरण इससे प्रभावित नहीं होता। तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। इससे प्रभावित होता है क्योंकि ये मानसून के समानांतर है। मानसून टकराता नहीं है, सीधा चला जाता है। और चौथा नंबर का देखिए, यह प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें
ए और डी कथन है वो क्या है, इसमें सत्य है। ए और डी कथन इसमें सत्य है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के देबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। राजस्थान के देबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण है वो किसने करवाया था, तो दोस्तों ये करवाया था रानी रामरसदे ने। रानी रामरसदे ने। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किन्हें परवन वृहद सिंचाई से या परवन वृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी। बताइए, परवन वृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी तो वो किसे मिलेगी, तो दोस्तों वो मिलेगी झालावाड़, बारां और कोटा जिले में सिंचाई की सुविधा मिलेगी दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में है वे हैं। राजस्थान के वे जिले कौन से हैं जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़। श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किस जिले से नहीं गुजरता है। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किस जिले से नहीं गुजरता है, तो दोस्तों ये कौन से जिले से नहीं गुजरता है, तो ये जयपुर जिले से दोस्तों नहीं गुजरता है। ये कोटा, अलवर और दौसा से होकर गुजरता है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है। निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है, तो दोस्तों ये मिलता है करौली में। कहां पर है, करौली में। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कल ही ये प्रश्न मैंने आपको करवाया है, 2011 की जनगणना करवाई है राजस्थान की, वो प्रश्न नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें। और देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 14 नंबर का प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत है। कौन से कथन गलत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं और अपने को बताना है कि कौन सा कथन गलत है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित। देखिए, इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था, बिल्कुल सही बात है। और इसका 1982 में नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया, ये गलत हो जाएगा। ये किया गया था दोस्तों 1984 में, इसलिए अपना पहला कथन गलत हो जाएगा। आगे देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 7 लिफ्ट नहरें हैं, तो गलत हो जाएगा। सॉरी, 9 लिफ्ट नहरें हैं, ये दे रखा है, 9 नहीं है, 7 लिफ्ट नहरें हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा दूसरा नंबर का भी। तीसरा देखिए, नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। नहर की कल्पना है वो कंवर सेन ने की थी, ये भी कथन गलत। आगे देखिए, नहर हरियाणा से नहीं गुजरती है, तो दोस्तों ये हरियाणा से नहीं गुजरती है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए, ये हरियाणा से दोस्तों गुजरती है ये, तो ये पर ये कथन है वो ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें चारों के चारों कथन है वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 15 नंबर का प्रश्न है, पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है। पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है वो किससे है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए, पीपलाद पेयजल परियोजना का जो संबंध है वो है दोस्तों झालावाड़ से। कहां से है, झालावाड़ की परियोजना है दोस्तों ये। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, प्रथम राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई। प्रथम राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई, तो दोस्तों ये लागू की गई कब, तो ये 2010 में लागू की गई। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है, तो कौन सी एक विशेषता है, तो दोस्तों वो है शुष्क एवं उष्ण दशाएं। शुष्क एवं उष्ण दशाएं, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है। बताइए कौन सी अंतः प्रवाही वाली नदी नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसको काट दीजिए दोस्तों पहले को, ठीक है। मेंढा है, खंडेला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाक्कल दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे पहले नंबर के ऑप्शन में दोस्तों कांतली कर लेना, कांतली या काकनी जो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर जो वाक्कल नदी दे रखी है
ठीक है। ये जो वाकल नदी है ये साबरमती की सहायक नदी है, तो ये अंत प्रवाह वाली नदी नहीं है, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है? राजस्थान का परिगणित है मरुस्थलीय क्षेत्र है लगभग कितना है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए, तो ये है 1,69,250.67 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन जाना जाता है? बताइए। ढांड के नाम से दोस्तों देखिए, मरुस्थल में जो पलाया झीलें होती है, ठीक है, उनको ढांड भी बोलते हैं, पलाया झीलों को। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में पर्यटक स्थल है और सूची सेकंड में स्थिति है। सूची फर्स्ट में पर्यटक स्थल है और सूची सेकंड में स्थिति है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, जो 84 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर है? तो ये बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। और दौलत बाग कहाँ है? तो दोस्तों दौलत बाग अजमेर में है। लालगढ़ कहाँ है? तो दोस्तों लालगढ़ बीकानेर में है। जग मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2, 4 3 1 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तुर्रा कलंगी ख्याल। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? मौसर किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये मृत्यु भोज को कहते हैं मौसर। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में एकादशी व्रत या उपवास दे रखा है और सूची सेकंड में माह है। अपने को बताना है कि कौन सा व्रत है वो कौन से माह में किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कामदा कामदा जो एकादशी व्रत है ये दोस्तों चैत्र माह में किया जाता है, और निर्जला एकादशी है ये दोस्तों ज्येष्ठ माह में, यानी कि ज्येष्ठ माह में आती है दोस्तों ये। और जल जूलनी एकादशी है ये दोस्तों भाद्रपद माह में आती है, और देव उठनी 11 है वो दोस्तों कार्तिक मास में आती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1 3 2 4, 1 3 2 4 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर के ऑप्शन में है, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सब 25 नंबर का प्रश्न है, रूपायण संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों ये रूपायण संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये बोरुंदा में है। कहाँ पर है? बोरुंदा में है रूपायण संस्थान। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, अर्जुनलाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी? अर्जुनलाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये की थी जयपुर में। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर में की थी दोस्तों ये वर्धमान पाठशाला की स्थापना। किसने? अर्जुनलाल सेठी ने। कब? 1905 में। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें 27 नंबर का प्रश्न है, गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रहे? गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रहे? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है भरतपुर से। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भरतपुर से। नेक्स्ट आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था। तो दोस्तों ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन है वो किसने किया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विजय सिंह पथिक ने दोस्तों ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे मन्ना पटेल। ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। कब की थी दोस्तों ये स्थापना? तो ये की थी 1917 को, 1917 में की गई थी इसकी स्थापना, हरियाली अमावस्या के दिन। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विजय सिंह पथिक।
आगे देखिए, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो दोस्तों ये दिया था एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने ये नारा। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 30 नंबर का प्रश्न है, 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया? 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संभाजी को। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, संभाजी को। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, खातोली 1527, ठीक है, खातोली का युद्ध हुआ था 1517 में, ठीक है, गागरोन का हुआ था दोस्तों 1519 में। तो दोस्तों ये खातोली की लड़ाई में राणा सांगा ने किसे पराजित किया था? तो किसे पराजित किया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें इब्राहिम लोदी को पराजित किया था दोस्तों राणा सांगा ने, ठीक है। और दोस्तों गागरोन के युद्ध में महमूद खिलजी को पराजित किया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, इब्राहिम लोदी को पराजित किया था दोस्तों। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, काव्य संग्रह ढाणी का आदमी रचना है। काव्य संग्रह ढाणी का आदमी किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रचना है जयसिंह नीरज की। किसकी रचना है? जयसिंह नीरज की ये रचना है। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, भांदो और रंगो कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? भांदो और रंगो कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो बताइए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयपुर। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर। आगे देखिए यहाँ पर 34 नंबर का प्रश्न है, संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? तो कौन से ख्याल की रचना की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बताइए, संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले किसकी रचना की? तो दोस्तों तुरा कलंगी ख्याल की रचना की थी। मेवाड़ की है दोस्तों, ये प्रसिद्ध है। ये यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें दूधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो दोस्तों ये दूधवा खारा किसान आंदोलन कौन से राज्य से संबंधित था? तो ये बीकानेर राज्य से संबंधित था। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? कानन मेला से संबंधित है तो दोस्तों वो कौन सा है? तो वो है बाड़मेर। बाड़मेर में लगता है दोस्तों ये कानन मेला। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय प्रमुख मंदिर पीठ असंगत है? निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय प्रमुख मंदिर पीठ असंगत है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अलखिया संप्रदाय बिलाड़ा जोधपुर, गलत हो जाएगा ये दोस्तों। अलखिया संप्रदाय की जो स्थापना है वो स्वामी लालगिरी ने की थी और इसकी जो प्रमुख पीठ है वो दोस्तों कहाँ पर है? बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में। तो यहाँ पर इसमें बिलाड़ा जोधपुर है वो गलत दे रखा है और बाकी निरंजनी संप्रदाय की जो पीठ है वो गाड़ा गांव डीडवाना में है। लालदासी संप्रदाय की पीठ है वो धौलीधु बलवर में है और गुंदड़ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो दांतड़ा भीलवाड़ा में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन मारवाड़ के पंच पीरों में से एक नहीं है? दोस्तों बताइए कौन पंच पीरों में से एक नहीं है? आपने कहावत तो सुनी होगी, पाबू हडबू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार्यो गोगा जी जेहा। तो दोस्तों इसमें रामदेव जी, गोगा जी और हडबू जी पंच पीरों में शामिल है, लेकिन तेजा जी नहीं है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, उस स्थान का नाम बताइए जहां कालीबाई शहीद हुई थी। दोस्तों आपने नाम तो सुना ही होगा, रास्तापाल कांड 1947 में हुआ था, ठीक है। उसमें दोस्तों कालीबाई है वो शहीद हुई थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 40 नंबर का प्रश्न है, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना दोस्तों कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी वर्धा, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1919 में। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब अपन राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और भारतीय संविधान के भी 5 प्रश्न पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, जब एक निर्माण श्रमिक अपने 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने के बजाय उसे निर्माण स्थल पर ले जाता है तो मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो वो होता है दोस्तों अनुच्छेद 51A के, अनुच्छेद 51A के। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, उसके अंदर क्या था? उसके अंदर दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया था और उसके अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय सचिवालय के निम्नलिखित में से किस विभाग या कार्यालय से अधिकारिक रूप से संबंध है? बताइए, राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय सचिवालय के निम्नलिखित में से किस विभाग या कार्यालय से आधिकारिक रूप से संबंध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुख्यमंत्री कार्यालय। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन से कर्तव्यों का निर्वहन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है? बताइए कौन से कर्तव्यों का निर्वहन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है? यहाँ पर देखिए सरकारी भूमि का उचित प्रबंधन, भू राजस्व की व्यवस्थित वसूली, भू अभिलेख तैयार करना। तो दोस्तों ये सभी है, ये जिला कलेक्टर के कर्तव्यों का निर्वहन है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ABC तीनों सही है। आगे देखिए यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों राज्य के उच्च न्यायालय के विषय में दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है और कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है कि कौन सा कथन है वो सही है। देखिए पहला कथन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों ये अनुच्छेद जो 213 है ये राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, यानी कि अध्यादेश जारी कर सकता है कौन? राज्यपाल। तो ये अपना इसमें उच्च न्यायालय होगा, ये कथन गलत हो जाएगा। आगे देखिए राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, कुछ रिट जारी करने का अधिकार है। आगे देखिए भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन है वो किया जा सकता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 2, 3, 4 कथन है वो क्या है? इसमें सत्य है। पहला कथन इसमें गलत है। अपने को नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, 2, 3, 4 सही है। 45 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? बताइए कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? तो वो थे दोस्तों जसवंत सिंह। कौन थे? जसवंत सिंह। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अपन भाग 4 के अंदर भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए इसमें 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था या प्रस्तुत किया गया था? राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 1985 में। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1985 में। नेक्स्ट आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में उल्लेख है? तो दोस्तों ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में उल्लेख है वो दोस्तों है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? तो दोस्तों किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था मूल संविधान? तो दोस्तों ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों ये यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 49 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मौलिक अधिकारों को कहां से लिया गया है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों को कहां से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है दोस्तों मौलिक अधिकारों को। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। ठीक है। आगे देखिए
50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं, अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रखा गया है, सरकार का उस पर नियंत्रण रहता है। ये कथन है वो गलत हो जाएगा। न्यायपालिका पूरी तरह से दोस्तों स्वतंत्र है। ठीक है, सरकार का उस पर नियंत्रण नहीं रहता, तो ये कथन गलत हो जाएगा। आगे देखिए, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकारों का दखल नहीं होने पर ही स्वतंत्र न्यायपालिका होना संभव है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी नंबर का कथन है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, केवल बी। ठीक है, यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, ठीक है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, इन दोनों के अंदर दोस्तों राष्ट्रपति ही करता है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर केवल बी सही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाग 5 के अंदर अपन सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, निम्न में से कौन सा रसायन एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है? कौन सा रसायन एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हिस्टामिन। कौन सा? हिस्टामिन। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, जब क्रोमोसोम संख्या आधार जब क्रोमोसोम संख्या आधार क्रोमोसोम संख्या का गुणनफल होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे सुगुणिता कहते हैं। क्या कहते हैं? सुगुणिता। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सुगुणिता। नेक्स्ट आगे देखिए, एक दर्पण में किसी वस्तु एक्स का प्रतिबिंब उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है तो दर्पण की प्रकृति है। एक दर्पण में किसी वस्तु एक्स का प्रतिबिंब उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है, दर्पण की प्रकृति है। तो दोस्तों दर्पण की प्रकृति है वो है अवतल दर्पण। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अवतल दर्पण। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? बताइए कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इसमें जल का नमक में विलय होना ये भौतिक परिवर्तन है। जल के क्वथनांक पर जल का वाष्प का बनना ये भी भौतिक परिवर्तन है। बर्फ के गलनांक पर जल का बनना ये भी भौतिक परिवर्तन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, ये दोस्तों क्या है? रासायनिक परिवर्तन है ये। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 55 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का 100% पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है? बताइए किस पदार्थ का 100% पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कांच का। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कांच का। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 56 नंबर का प्रश्न है। अब इसके अंदर दोस्तों अपन करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देख सकते हैं, नौसेना अभ्यास वरुणा का 23वां संस्करण 19 से 22 मार्च 2025 तक किन किन देशों के बीच आयोजित हुआ था? तो दोस्तों ये नौसेना अभ्यास है वरुणा, इसका 23वां संस्करण 19 से 22 मार्च 2025 तक किन किन देशों के बीच में आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये आयोजित हुआ भारत और फ्रांस के बीच में। भारत और फ्रांस के बीच में दोस्तों ये आयोजित हुआ था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। और ये अभ्यास है वो अरब सागर में हुआ था, ये भी याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 57 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए नमूना पंजीकरण प्रणाली, नमूना पंजीकरण प्रणाली, नमूना नहीं नमूना है। ठीक है, नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी कि SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार ग्रामीण तथा शहरी भारत की मृत्यु दर में कितना अंतर है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन 2020 के अनुसार ग्रामीण और शहरी भारत की मृत्यु दर में कितना अंतर है? तो दोस्तों अंतर है वो कितना है? तो दोस्तों वो अंतर है 1.3 का। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1.3 का। आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न है, IPL T20 2025 18वां सीजन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों कब शुरू हुआ? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये शुरू हुआ 22 मार्च 2025 को। 22 मार्च 2025 को ये शुरू हुआ था। और खिताब किसने जीता? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, और इसमें
भाग की ओर तो दोस्तों आपको पता ही होगा, आईपीएल आप देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के केरल कैडर के अधिकारी ज्ञानेश कुमार भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस विभाग के मुखिया बने हैं? बताइए, ज्ञानेश कुमार भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस विभाग के मुखिया बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ये भारतीय निर्वाचन आयोग के मुखिया बने हैं दोस्तों। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही। 60 नंबर का प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान में किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान में किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो दोस्तों ये आती है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अब अपन भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान में स्वीप गतिविधियों के तहत किस जिले के कितने लोगों ने मतदान की एक साथ शपथ लेकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में रिकॉर्ड दर्ज करवाया है? बताइए, लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान में स्वीप गतिविधियों के तहत किस जिले के कितने लोगों ने मतदान की एक साथ शपथ लेकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में रिकॉर्ड दर्ज करवाया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सा? तो वो है इसमें सीकर में 9.16 लाख, सीकर में 9.16 लाख। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से रॉयल राजस्थान फाउंडेशन का विजन कथन क्या है? बताइए, निम्न में से रॉयल राजस्थान फाउंडेशन का विजन कथन है वो क्या है? तो दोस्तों विजन कथन है, औरत है तो भारत है, औरत है तो भारत है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, विमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर, विमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया के पटवा अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिया कुमारी, दिया कुमारी को सम्मानित किया गया है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है? बताइए, राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 करोड़ रुपए। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 500 करोड़ रुपए। आगे देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो दोस्तों ये करते हैं सांगानेर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भाग 8 के अंदर दोस्तों अब अपन कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में एक डिजाइन जो लेआउट को नियंत्रित और स्लाइडों के लिए फॉर्मेटिंग करता है को कहते हैं? पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में एक डिजाइन जो लेआउट को नियंत्रित और स्लाइडों के लिए फॉर्मेटिंग करता है उसको कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको दोस्तों टेम्पलेट्स कहते हैं। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, टेम्पलेट्स कहते हैं। आगे देखिए 67 नंबर का प्रश्न है, इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है, आईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों आईपी का पूर्ण रूप हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए एमएस एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? बताइए दोस्तों, एमएस एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो दोस्तों क्या होता है? तो ये होता है सीट 1। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सीट 1। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटर ध्वनि रहित उच्च गति और उच्च गुणवत्ता वाला है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटर है ध्वनि रहित उच्च गति और उच्च गुणवत्ता वाला है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है लेजर प्रिंटर। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। आगे देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, एक एमएस वर्ड
डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाली प्रतियों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाली प्रतियों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से आपके डॉक्यूमेंट की प्रति या प्रतियां होगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है 1। तो यहाँ पर इसमें कितनी होगी प्रतियां? 1। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और कोई भी टॉपिक सर्च करें आप यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, तो उस टॉपिक का नाम लिखे, जैसे कि राजस्थान के लोक देवता आपने लिखे, ठीक है, उसके साथ में आप आराध्या RS एकेडमी जरूर लिखें, तो आपको उस टॉपिक से संबंधित आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। कोई भी टॉपिक सर्च करो तो आराध्या RS एकेडमी साथ में जरूर लिखें। और क्लास को लाइक नहीं करते दोस्तों आप सभी। एक दिन के अंदर करीबन दोस्तों 3 से 4 हजार लोग है वो टेस्ट देते हैं और लाइक होते हैं दोस्तों 200, 250, 300, बाकी के 2700 कहाँ गए? एक दिन के अंदर देते हैं, बाकी दूसरे दिन और देते हैं। काफी संख्या में लोग है वो दोस्तों टेस्ट देते हैं। निःशुल्क चीज मिल रही है तो दोस्तों लाइक करने में क्या जाता है? कोई पैसे थोड़े लग रहे। अभी मैं आपको बोलूं कि मैं आपको ये जो 30 टेस्ट या 50 टेस्ट के मैं आपसे 500 रुपए लूंगा तो आप 500 रुपए दे, तो इस चीज का दोस्तों निःशुल्क फायदा मिल रहा है तो लाइक जरूर बनता है। यहाँ पर देखिए 71 नंबर का प्रश्न है। किस सरकारी पत्र में ऊपरी हिस्से में बाएं शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का नाम पद छपा रहता है? किस सरकारी पत्र में ऊपरी हिस्से में बाएं शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का नाम पद छपा रहता है? तो दोस्तों बताइए कौन से सरकारी पत्र में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सरकारी पत्र होता है दोस्तों अर्धशासकीय पत्र होता है वो। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस विकल्प में सुसंगत परिभाषिक शब्द नहीं है? सुसंगत परिभाषिक शब्द नहीं है। यहाँ पर देखिए दोस्तों देखिए रेस्ट्रोस्पेक्टिव, तो यहाँ पे देखिए बूथलक्षी, एक्ट, अधिनियम, ट्रांसपोर्ट, आयात निर्यात, ये गलत हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? परिवहन होता है, ठीक है। और यहाँ पर लीजेबल सुवाच्य तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये परिवहन आएगा इसमें आयात निर्यात की जगह। आगे देखिए अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना अर्थ से संबंधित लोकोक्ति है, तो वो लोकोक्ति कौन सी है? तो वो है तेते पांव पसारिये जेती लंबी सोर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है? लिखता होगा, तो दोस्तों ये संदिग्ध वर्तमान से संबंधित है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो दोस्तों देखिए हमारे पूज्य गुरुजी आ जाएंगे, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 76 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है? सिर्फ एक ही शुद्ध शब्द है और वो है अंधाधुंध, ठीक है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 77 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए संगत शब्द का प्रयोग हुआ है? असंगत शब्द का प्रयोग हुआ है। असंगत कौन सा है? यहाँ पर देखिए सबको एक सा देखने वाला समदर्शी होता है, बिल्कुल सही है। जो पहले हो चुका हो भूतपूर्व है, बिल्कुल सही है। अच्छे आचरण वाला है, कुछ सदाचारी कहते हैं, बिल्कुल सही है। उपकार को मानने वाला, यहाँ पर उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ होता है, उपकार को मानने वाला दोस्तों कृतज्ञ होता है। क्या होता है? कृतज्ञ। तो यहाँ पर इसमें ये गलत दे रखा है कृतज्ञ, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में नामवर शब्द का विलोम है? नामवर शब्द का विलोम है वो दोस्तों किसमें है? तो वो है बदनाम के अंदर। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नामवर का विलोम क्या हो जाएगा? बदनाम। आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न है किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें देखिए स्थूल का तो दोस्तों जंगम होता है, यहाँ पे दीर्घ है वो गलत दे रखा है, इसमें एक ही सही दे रखा है और वो है कृतज्ञ का कृतज्ञ। तो यहाँ पर इसमें उपकार मानने वाला, उपकार को न मानने वाला, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे 80 नंबर का प्रश्न है
किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? परस्पर पर्यायवाची कौन से विकल्प में है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए व्योम, नभ, अंबर। ठीक है, तो ये परस्पर पर्यायवाची है दोस्तों, तीनों के तीनों। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों मोर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए मयूर है, केकी है, सारंग है, लेकिन केसरी ये दोस्तों शेर का पर्यायवाची है। केसरी है वो शेर का पर्यायवाची है। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 82 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है? प्रत्यय युक्त नहीं है तो यहाँ पर देखिए सम्मानित में भी है प्रत्यय, अनुकरणीय में भी है, देहिक में भी है, अचानक में कोई भी प्रत्यय नहीं है दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे 83 नंबर प्रश्न है, सज्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सज्जन में दोस्तों कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसमें सत उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों, सत प्लस जन। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 84 नंबर का प्रश्न है, संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? यहाँ पे देखिए विवादास्पद, विवाद प्लस अस्पद, अस्पद नहीं होता दोस्तों, आस्पद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये संधि विच्छेद यहाँ पर गलत दे रखा है। आगे देखिए 85 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद किया गया है? सही संधि विच्छेद किस में किया गया है? सिर्फ एक में किया गया है और वो है अनुच्छेद। अनुच्छेद में दोस्तों अनु प्लस छेद, इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। चच वाला नियम लग रहा है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 86 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें छकड़ा काजल खेत, छकड़ा काजल खेत। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 87 नंबर का प्रश्न है, विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए, उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। ये दोस्तों विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग से संबंधित है। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों कौन सा कथन गलत है प्रेरणार्थक क्रिया के संबंध में, वो बताना है। देखिए पहला देखिए इसमें अधिकतर धातुओं से दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं वो अकर्मक भी हो सकती है तो सकर्मक भी हो सकती है, तो यहाँ पर अकर्मक अकेला इसमें गलत हो जाएगा। आगे देखिए, मूल धातु के अंत में आ जुड़ने से पहली प्रेरणार्थक क्रिया और वा जोड़ने से दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया बनती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर 3 नंबर का कथन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। आगे देखिए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है दोस्तों? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो दोस्तों 11 सर्वनाम है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो यहाँ पर नदी है, वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब अपन भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों इसके अंदर डायरेक्शन तो दोस्तों दे रखी है, अपने को पंक्चुएशन मार्क लगाना है। ठीक है, यानी कि दोस्तों चिन्ह का प्रयोग करना है कि कौन सा चिन्ह आएगा। देखिए यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न है, नथिंग, नथिंग के आगे दोस्तों ये नकारात्मक से संबंधित है, तो नथिंग के आगे दोस्तों कौन सा चिन्ह लगेगा? तो दोस्तों इसमें ये 2 नंबर वाला चिन्ह लगेगा दोस्तों इसमें। ठीक है, यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है, अपने को हिंदी ट्रांसलेट करना है। देखिए, इंडिया इज नाउन एज गॉड्स कंट्री, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत को भगवान के देश के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 93 नंबर का प्रश्न है, खालिस्तान भरना है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक। वार्निंग, नो अनऑथोराइज्ड पर्सन दिस पॉइंट, बताइए खालिस्तान में क्या आएगा? तो दोस्तों इसके अंदर आएगा फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट आएगा यहाँ पे। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए फ्रॉम नहीं आएगा इसमें, वार्निंग नो अनऑथोराइज्ड पर्सन बियॉन्ड दिस पॉइंट, बियॉन्ड आएगा दोस्तों इसमें। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बियॉन्ड आएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे
फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भरना है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, द बॉल फेल द वेल। तो दोस्तों क्या आएगा इसमें? तो इसमें आएगा इनटू इनटू द वेल आएगा। यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। दोस्तों यहाँ पे अपने को आर्टिकल भरना है कि कौन सा आर्टिकल आएगा। देखिए, ही डजंट हैव एबिलिटी टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों एन एबिलिटी आएगा, एन एबिलिटी। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे, इंसर्ट द appropriate article or determiner in the blank from the below given options। दोस्तों यहाँ पर देखिए खालिस्तान भरना है। he is a producer and a director। तो दोस्तों क्या आएगा? तो दोस्तों इसमें आएगा he is both a producer and a director, दोनों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड, यानी कि कौन सी गलत स्पेलिंग है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें देखिए, इसमें प्रिप्शन दोस्तों, प्रिक्रिप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एस की जगह TION आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एस नहीं आएगा इसमें। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। कोई इसमें से 4 में से अपने को करेक्ट सेंटेंस बताना है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। इसमें दोस्तों करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 99 नंबर का प्रश्न है, डू एज डायरेक्टेड। दोस्तों इसमें देखिए, ही इज समटाइम्स फुलिश, ही इज समटाइम्स फुलिश, चेंज इनटू नेगेटिव। तो दोस्तों चेंज इनटू नेगेटिव। तो इसमें देखिए, ही इज नॉट ऑलवेज वाइज, ही इज नॉट ऑलवेज वाइज, नेगेटिव बनाना था अपने को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, यहाँ पे 100 नंबर का प्रश्न है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। देखिए यहाँ पे, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अल्टरनेटिव ऑफ सेंटेंस। देखिए, ही सेड ओ नो आई मिस्ड द ट्रेन। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर? देखिए ओ नो, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसके लिए प्रयोग होगा दोस्तों, इसके लिए प्रयोग होगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट ही हैड मिस्ड द ट्रेन। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द एप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए दोस्तों यहाँ पे, ही सेड लेट अस वेट फॉर द अवार्ड। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, ही प्रपोज्ड दैट दे शुड वेट फॉर द अवार्ड। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 102 नंबर का प्रश्न है, समवन हैज मेड ए होल इन द फेंस। समवन हैज मेड ए होल इन द फेंस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। चेंज इनटू पैसिव वॉइस करना है। तो दोस्तों इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा इसमें, देखिए, ए होल हैज बीन मेड इन द फेंस। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 103 नंबर का प्रश्न है, द पैसिव सेंटेंस फॉर आई वांट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड दिस। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, बताइए। आई वांट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आई वांट दिस टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीबडी। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 104 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें देखिए, द ओल्ड मैन वाज नॉक्ड डाउन बाय ए बस व्हाइल ही द स्ट्रीट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए। खालिस्तान में क्या आएगा? व्हाइल ही दोस्तों वाज क्रॉसिंग द स्ट्रीट आएगा इसमें। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें भी खालिस्तान बनना है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें देखिए, दे लुकिंग आफ्टर ऑफेंस सिंस 1980। दे लुकिंग आफ्टर ऑफेंस सिंस 1980। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा,
तो वो जाएगा हैव बीन लुकिंग आफ्टर ऑफेंस सिंस 1980, हैव बीन आएगा इसमें। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ए तथा बी ने मिलकर व्यापार प्रारंभ किया। दोस्तों ए ने 3600 रुपए 8 माह के लिए, बी ने कुछ पूंजी 6 माह के लिए लगाई। अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला, तो बी ने कुल कितना धन लगाया? तो दोस्तों इसको देखिए अपन डायरेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए बी ने पूंजी लगाई, लाभ अनुपात दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, यानी कि 3600 इंटू 8, ठीक है, अनुपात दोस्तों 6 माह के लिए कुछ पूंजी लगाई, तो अपन इसको 6x लिख सकते हैं, ठीक है, x पूंजी लगाई उसने। तो दोस्तों यहाँ पे 3600 इंटू 8 कर लीजिए, 3600 इंटू 8 अनुपात 6x, तो 3600 इंटू 8 करोगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा दोस्तों 28,800, ठीक है, कितना आ जाएगा? 28,800 दोस्तों अनुपात है 6x। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुपात दे रखा है दोस्तों यहाँ पे 6x। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो कुल लाभ का 15/31 भाग मिला, 15/31 भाग मिला, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखिए 15/31 यहाँ पे ये तो हो ही गया 28,800 अनुपात 6x। फिर समानुपात अपने को 15 अनुपात दोस्तों देखिए बी ने कितना धन लगाया, तो दोस्तों 15 और 31 में अंतर कितने का हो गया? तो दोस्तों 16 और 15 का हो गया, यानी कि अनुपात यानी कि समानुपात हो जाएगा दोस्तों 16:15, ठीक है, समानुपात 16:15। तो अब बी की पूंजी निकालना है, तो 28,800 इंटू 15/6x इंटू 16, तो अपने को x निकालना है। तो दोस्तों वही बाह्य पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4,500। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 107 नंबर का प्रश्न है, यदि m अनुपात n बराबर 3:2 हो तो 4m + 5n अनुपात 4m - 5n का मान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सा है, देखिए m का मान यहाँ पर 3 दे रखा है, तो 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 4 × 12 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 12 और 10 22, तो 22 अनुपात है। अब दोस्तों यहाँ पर वही दोस्तों 4 × 12 क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 × 12 और 5 दूनी 10, ये यहाँ पे माइनस करना है। तो दोस्तों इसमें 12 में से 10 गए तो कितने बचे? 2, तो यहाँ पे 22 अनुपात 2। तब यहाँ से देखिए ये 2 से कट रहे हैं, तो ये 11 बार कट गया और ये 1 बार कट गया, तो यहाँ पर 11 अनुपात 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? यहाँ पर 4 नंबर के ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 108 नंबर का प्रश्न है, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 15 रुपए है। यदि दर 10% वार्षिक हो तो राशि कितनी होगी? तो राशि कितनी होगी? तो दोस्तों माना मूलधन है यहाँ पर 100 रुपए, ठीक है, ब्याज दर 10% है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दोस्तों यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 15 रुपए है, ठीक है। यदि दर 10% वार्षिक हो तो राशि होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होता है दोस्तों? 20 रुपए, भाई 100 रुपए मान लिए, 10% दर है, ठीक है, और 2 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज होगा वो होगा दोस्तों 21 रुपए, ठीक है। अंतर कितने का हो गया दोनों में? 1 रुपए का दोस्तों अंतर हो गया। तो मूलधन निकालना है, तो यहाँ पे 15/1 इंटू 100 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 1500। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें किसी धन का साधारण ब्याज की 6/1/4 वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6650 रुपए है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वह धन है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है, तो दोस्तों ज्ञात कर सकते हैं आप आसानी से।
देखिए माना मूलधन 100 रुपए है तो 3 वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 100 प्लस 6 से ही 1/4 को अपन 25/4 लिख सकते हैं। तो 25/4 इंटू 3 बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 475/4। ठीक है, तो यहाँ पे वास्तविक मिश्र धन है वो दोस्तों 650 सॉरी 6650 दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें 5600 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 110 नंबर का प्रश्न है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 110 नंबर का प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश में 350% की वृद्धि करने तथा इस भिन्न को हर में 300% की वृद्धि करने पर नई भिन्न 9/22 हो तो मूल भिन्न क्या होगी। तो बताइए मूल भिन्न है वो क्या होगी। यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए माना मूल भिन्न है वो दोस्तों XY है। ठीक है, तो नई भिन्न निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे x प्लस 350 x बटे 100 फिर बटे दोस्तों y प्लस 300 बटे 100 y बराबर दोस्तों 9/22। बस अब इसको सोल्व करना है। यहाँ पर इसमें मूल भिन्न आ जाएगी 4/11। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 111 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति ने पुराना स्कूटर 6000 रुपए में खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च किए। 6000 रुपए में खरीदा और 500 रुपए उस पर मरम्मत करवा दी, यानी कि वो पड़ा कितने में, 6500 रुपए में पड़ा। और उसने 7020 रुपए में वो स्कूटर बेच दिया। तो दोस्तों यानी कि कितने रुपए का फायदा हुआ उसे, उसे 520 रुपए का फायदा हुआ। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे कैसे, तो दोस्तों 520/500 इंटू 100। तो यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। यहाँ पर 520 में अगर अपन 65 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये 8% आ जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 112 नंबर का प्रश्न है, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा 450 इंटू 100, 450 इंटू 100 बटे 75। एक तो ये कर लीजिए दोस्तों, इससे क्या होगा, इससे दोस्तों यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा 600 रुपए। ठीक है, 600 रुपए यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। अब इसके ऊपर 25% का लाभ निकालना है। तो दोस्तों 600 इंटू 125 बटे 100 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 750। तो इसमें 750 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 113 नंबर प्रश्न है, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। तो यहाँ पे 36 इंटू 6 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 216 हो जाएगा। ठीक है, यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है। तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है, तो दोस्तों यहाँ पर एक खिलाड़ी के रन है वो दोस्तों यहाँ पर क्या है, 16 रन बनाए एक खिलाड़ी ने। तो शेष 15 खिलाड़ियों ने कितने रन बनाए, तो दोस्तों 216 में से 16 माइनस करोगे तो कितने, 5 खिलाड़ियों ने दोस्तों 200 रन बनाए। तो 200 में दोस्तों 5 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 40। तो दोस्तों यहाँ पे 5 खिलाड़ियों का औसत है वो दोस्तों कितना होगा 40। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 114 नंबर का प्रश्न है, ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। सीधा सा है, ए प्लस बी यानी कि ए और बी की आयु औसत आयु 20 वर्ष है। तो यहाँ पे 2 इंटू 20 कर लीजिए, 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40। बी तथा सी की आयु 19 वर्ष है। तो यहाँ पर है 2 इंटू 19 कितना हो जाएगा 38। और ए और सी की औसत आयु 21 है। तो यहाँ पे 2 इंटू 21 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 42। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, इन सभी को टोटल कर लेंगे कितना 120। कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों एबीसी की कुल आयु 120 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 60। तो इनकी आयु कितनी आ गई दोस्तों 60 आ गई। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एबीसी माइनस एसी, तो यहाँ पे दोस्तों 60 माइनस यहाँ पे 42 करना है। ए और सी
की माइनस कर देंगे तो 60 माइनस 42 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 115 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 15, 18, 27 तथा 35 का भाग देने पर 9 शेष बचे। 9 शेष बचे तो दोस्तों यहाँ पे 15, 18, 27 और 35 का दोस्तों अपन क्या करेंगे भाग देंगे तो कितने का, तो दोस्तों इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालोगे तो दोस्तों सबसे पहले अपन 3 का भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम इसका निकलेगा दोस्तों 1890, ठीक है। तो कितना 1890 इसका एलसीएम निकल जाएगा। अब दोस्तों देखिए 9 का भाग देने पर शेष बचता है, तो यहाँ पर मतलब भाग देने पर 9 शेष बचता है, ठीक है। तो इसमें 9 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 1899, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 116 नंबर का प्रश्न है, दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है तथा उनका लघुत्तम समापवर्त्य 300 है, इनमें से छोटी संख्या क्या है। तो दोस्तों इनमें से छोटी संख्या क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों 15 होता है। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 300/15 इंटू 5 कितना हो जाएगा तो दोस्तों 100, ठीक है। यानी कि 20 इंटू 5 कितने हो जाएंगे 100, बड़ी संख्या हो जाएगी 100। छोटी संख्या की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 300/15 इंटू 5 कर लीजिए, सॉरी 3 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 20 या 60। तो छोटी संख्या 60 हो जाएगी और बड़ी संख्या 100 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, छोटी संख्या पूछा है 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा 60। आगे देखिए एक कार है 1.5 घंटे में 67 किलोमीटर तथा अगले 2.5 घंटे में 97 किलोमीटर चलती है, कार की औसत चाल क्या है। तो दोस्तों कार की औसत चाल क्या है, तो यहाँ पर देखिए औसत चाल निकालनी है अपने को। तो यहाँ पे 67 प्लस 97 बटे 2.5 प्लस 1.5 तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर टोटल हो जाएगा 164/4 में 164 में 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 41 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 118 नंबर प्रश्न है, दो नल एक टंकी को क्रमशः 45 व 30 घंटे में भर सकते हैं, दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो कितने घंटे में भरेंगे, तो कितने घंटे में भरेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 1/45 प्लस 1/30, ठीक है। इसका एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम दोस्तों कितना निकलेगा 45 3 90, ठीक है। तो यहाँ पे 90 में भाग दिया दोस्तों 2 और 3 5, ठीक है। यानी कि 5/90, तो 90 में 5 का भाग दिया तो कितना जाएगा 18। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 18 घंटे, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर सीमा द्वारा कक्षा 6 की परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का विवरण नीचे दिए गए लेखा चित्र में दिया गया है। इन विषयों में सीमा द्वारा प्राप्त सभी अंकों का योग 480 है। सावधानी से पढ़कर 119 और 120 प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर देखिए सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए, तो दोस्तों सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए, तो दोस्तों गणित में 93, तो यहाँ पर 93/360 डिग्री का तो ये पूरा ही बोला इंटू दोस्तों 480, बस काट लीजिए इसको। तो दोस्तों इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा 124। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए सीमा ने हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अंक अधिक प्राप्त किए, तो दोस्तों हिंदी में 108 और अंग्रेजी में 72। तो दोस्तों अंतर कितने का हो गया, तो दोस्तों इसमें देखिए 36 का अंतर हो गया, ठीक है। कितने का हो गया 36 का अंतर। तो यहाँ पर 36 इंटू दोस्तों वही बताया था मैंने अभी आपको 36 इंटू 480 बटे 360, बस यहाँ पे ये 10 बार कट गया और 480 में 10 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 48। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो मॉडल पेपर है 61 नंबर का वो कंप्लीट करवा दिया है।
और आराध्या RS एकेडमी के साथ में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।